सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एकेडमिक एटलस। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। यहाँ पर हम लोग इस सब्जेक्ट का पहला यूनिट देखेंगे। जो हम लोग यहाँ पर पहला यूनिट लेके आए वो है यूनिट नंबर हमारा 3rd। अब देखिए यहाँ पर यूनिट नंबर 1st 2nd हम लोग क्यों लेके नहीं है, यहाँ पर हमारा ये मोटिव है कि हम लोग सबसे पहले आप लोगों को जो हमारे जो यूनिट्स हैं वो सिंपल हैं और ईजियर हैं, सबसे पहले हम लोग उनको खत्म करें। तो यहाँ पर हम लोग ये यूनिट 3rd देखेंगे, जहाँ पर हम लोग रेफ्रिजरेशन के बारे में बात करेंगे और अपने एयर कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने जो भी यहाँ पर दिया हुआ है कंटेंट, इसके अंदर वो हमारा जो है कंप्लीटली सिलेबस ओरिएंटेड है। यहाँ पर ज्यादा हम लोगों ने थ्योरेटिकल बात नहीं की है। बस आप लोगों को ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप लोगों को जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा या जो नोट्स में है उस चीज को अच्छे से समझना है और उसी चीज को किस तरीके से पेपर में रिप्रेजेंट करके आना है वो मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि जो मैकेनिकल का सब्जेक्ट है उसमें कई स्टूडेंट्स को नंबर बहुत कम मिलते हैं, किसी स्टूडेंट को ज्यादा मिलते हैं, तो वो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है आपकी। हम लोग अपने लेक्चर को अब करते हैं स्टार्ट। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन की अगर हम लोग बात करें, ये टॉपिक आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा या हम लोग कह सकते हैं इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर होता है। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर हमारा जो होता है वो हमारे जो भी हमारे पास कोई भी सामान होता है, पानी हो गया, दूध हो गया, कोई भी सामान होता है, किसी भी चीज को अगर कूल रखना है तो हम लोग रेफ्रिजरेशन के अंदर रखते हैं। मतलब हमारे पास रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका काम होता है कूलिंग करना। ठीक है। यहाँ पर ये तो हमारा था एक एप्लीकेशन वाइज, अगर हम लोग यूज देखें रेफ्रिजरेशन का होता क्या है। लेकिन यहाँ पर रेफ्रिजरेशन अगर हम लोग बात करें अपने स्टडी के पर्पज से, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अपना वही टॉपिक रेफ्रिजरेशन क्या है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे रेफ्रिजरेशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम अ बॉडी एंड कूलिंग इट टू अ लोअर टेम्परेचर देन द एक्चुअल। तो रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक बॉडी से, सपोज दैट हमारे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, ये मैंने मान लिया एक बॉडी है। ये क्या बोल रहा है कि हम लोग अगर किसी भी बॉडी से अपनी हीट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि इसमें से हम लोगों ने हीट को क्या किया है, यहाँ पर रिमूव किया है इस बॉडी से। और यहाँ पर हम लोगों ने इसको हीट रिमूव करके इसका हम लोगों ने क्या कर दिया है, जो हमारा बॉडी था, ठीक है, इसका टेम्परेचर हम लोगों ने क्या कर दिया है, टेम्परेचर हम लोगों ने क्या कर दिया है, लो कर दिया है। और ये जो बॉडी हमारी ये क्या हो चुकी है, अब कूल हो चुकी है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। कि किसी भी बॉडी का अगर हम लोग जो है हीट उसका रिमूव करके उसको कूल कर दें, हम लोग कह सकते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो लो कर दें। क्योंकि किसी भी बॉडी का अगर हम लोग हीट रिमूव करेंगे तो वो क्या होगी, कूल होगी। जैसे सपोज दैट हम लोगों को बुखार चढ़ता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या किया जाता है, हमारे जो सर पर क्या रखा जाता है, कभी कभी पानी से भिगो के यहाँ पर पट्टी रखी जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारा बुखार कम होता है। तो हम लोग उसके थ्रू क्या करते हैं, अपने बॉडी के हीट को रिमूव करते हैं और हमारी जो बॉडी होती है, हमारा कह सकते हैं बुखार होता है, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि एक बॉडी से जब हम लोग हीट निकालते हैं तो वो क्या होती है, कूल होती है। हम लोग कह सकते हैं उसका टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन अनवांटेड हीट इज टेकन फ्रॉम वन प्लेस एंड डिस्चार्ज इनटू अनदर। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर इस प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन में जो कुछ अनवांटेड हीट होती है वो यहाँ पर एक जगह से ले जाके किसी दूसरी जगह पर रख दी जाती है। तो यही यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है रेफ्रिजरेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेफ्रिजरेशन क्या है, तो वहां पर एक दो पॉइंट ये लिख के आने, फिर आप लोगों को वहां पर दिखाना है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो यही सब सारे पॉइंट है यहाँ पर जिसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो हम लोगों ने देख लिया कि रेफ्रिजरेशन एग्जैक्टली होता क्या है। फिर हम लोगों ने देख लिया उस प्रोसेस में क्या होता है, एक जो हीट होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रेफ्रिजरेंट क्या है। तो ये एक सब्सटेंस होता है यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर। रेफ्रिजरेंट क्या, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, बस आप लोगों को दिमाग में भी ये रखना है। जैसे इसके एग्जांपल अगर हम लोग देखें, NH3 हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, R11, R12, R134, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है किसके, रेफ्रिजरेंट के। इसके बाद क्या बोलेगा, रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट एट लो टेम्परेचर एंड रिजेक्ट हीट एट अ हाई टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब हीट एट लो टेम्परेचर, ठीक है, ये क्या करता है, एब्जॉर्बेंट लो टेम्परेचर पे क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, एंड रिजेक्ट हीट एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगर एक हमारे पास कोई भी लो टेम्परेचर बॉडी है, यहाँ पर मैं इसको एक ब्लॉक में बंद करूंगा तो इससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बॉडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक लो टेम्परेचर बॉडी है। तो रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट एट अ लो टेम्परेचर, तो ये क्या करेगा हमारे पास, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर,
हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर एक बॉडी दी गई है, यहाँ पर उसी तरीके से हमारे पास एक हाई टेम्परेचर बॉडी दी गई है, ये रही। तो जब किसी का टेम्परेचर हाई होगा तो रेफ्रिजरेंट का काम क्या होगा, रिजेक्ट करना उससे हीट। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा हीट को। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया कि रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है। रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर किसी का लो टेम्परेचर है, ठीक है, किसी का लो टेम्परेचर तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर किसी का ज्यादा टेम्परेचर है तो हीट को उससे क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यही था हमारा रेफ्रिजरेंट का काम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस रेफ्रिजरेशन के क्या होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वो है फूड स्टेप कंजर्वेशन। हम लोग अपने फूड को कंजर्व करने के लिए, जैसे कि हम लोग को फ्रिज में अपना जो खाना वगैरह होता है, खाने की चीजें होती है, वो रख देते हैं। उसके बाद प्रोसेस रेफ्रिजरेशन, फिर आता है एयर कंडीशनिंग प्लांट्स। हम लोग यहाँ पर एयर कंडीशनिंग प्लांट्स बना सकते हैं कई सारे इसकी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के थ्रू। ड्राइंग प्लांट बना सकते हैं, फ्रेश वाटर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं हम लोग। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स हमारे पास इसके थ्रू आ जाते हैं। देखिए, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस, एक तरीका है, उस तरीके से हम लोग क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हीट पंप्स यहाँ पर जनरेट होते हैं। अब ये हीट पंप्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आइस प्रोडक्शन होता है, रेफ्रिजरेशन के थ्रू हम लोग लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो हम लोग उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना आइस भी बना सकते हैं। फ्रीज ड्राइंग, ट्रांसपोर्ट अब देखिए ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन, देखिए जिस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट आप लोगों को याद रखना आसान होंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि कई सारी, देखिए इतना बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मान लीजिए सपोज फॉरेन से कई सारी चीजें आती हैं, और इंडिया के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो कई सारी चीजें हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक्सचेंज होती हैं। तो वहां पर क्या चाहिए, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि टाइम के साथ और एटमॉस्फेयर कंडीशन के साथ सही नहीं रह सकते हैं। तो वहां पर हम लोगों को उनको एक टेम्परेचर, कूलिंग टेम्परेचर में देना पड़ता है। तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर का, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर का या कूलिंग सिस्टम्स वहां पर इंस्टॉल किए जाते हैं, तो वहां पर वो चीज खराब नहीं होती। तो वही यहाँ पर बताया गया ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन। अगर हम लोग अपने मेडिकल पार्ट में देखें जाके, जैसे कि मेडिकल के जो भी चीजें होती हैं वो कई सारी चीजों में यहाँ पर रेफ्रिजरेशन की नीड होती है, मतलब उनको ठंडी जगह पे रखना पड़ता है, कई सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं। तो ये वही सारी चीजें बता रहा है। सो ये थे इसके सारे एप्लीकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मैकेनिकल का एग्जाम में, तो वहां पर 90% ऑफ द केसेस में आप लोगों से बोला ही बोला जाएगा कि आप लोगों को एप्लीकेशन लिखने हैं इस चीज के। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब देखिए ये टन क्या है। आप लोग अगर एसी वेसी खरीद के लाते होंगे, आप लोगों ने कभी सुना होगा, बात करते हैं हम लोग कि कितने टन की एसी है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि वो एक टन का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। तो ये क्या बोल रहा है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, it is the amount of heat that is to be removed from 1 ton of water at 0 degree Celsius in order to convert it into ice at 0 degree Celsius in 1 day। देखिए ये है क्या, it is the amount of heat। ठीक है, ये क्या है, एक amount of heat है removed from 1 ton of water। एक टन हमारे पास यहाँ पर वाटर दिया गया है, सपोज दैट 1 टन ऑफ अगर हमारे पास वाटर गिवन है, इससे हम लोग क्या करेंगे, हीट को रिमूव करेंगे, हीट को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोले, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या पर है, 0 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है। अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 डे। इसका कहने का ये मतलब, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर होता है वो आइस भी बन जाता है। ठीक है, और वहां पर हमारा जो वाटर है, हम लोग कह सकते हैं वाटर लिक्विड फेस में भी रहता है। तो ये यही चीज बोलना चाह रहा है कि हम लोग कितना हीट को रिमूव करें कि वो हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर, वाटर से हम लोग कितना हीट रिमूव कर दें ताकि वो हमारे पास आइस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू आइस एंड 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 डे, 24 आवर्स में। तो यही हमारा होता है क्या, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, 1 टन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, हीट से कितनी रिमूव करें ताकि वो जो चीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, जो 1 टन ऑफ वाटर था ये किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास आइस में कन्वर्ट हो जाए। आइस एट, सॉरी ये हमारे पास, एक सेकंड इरेज कर देता हूं, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। 1 टन ऑफ वाटर लेना, उससे हीट रिमूव कर रहे हैं, यही हमारा क्या है, यही हमारे पास क्या है, 1
टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारे पास कहलाएगा। ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारे पास कहलाएगा। कितनी हीट रिमूव की हम लोगों ने किसी भी वाटर से एक दिन में, किसी भी वाटर से जो 1 टन हो, जिसकी क्वांटिटी 1 टन हो, मतलब 1 टन वाटर से हम लोगों ने 24 घंटे में कितनी हीट रिलीज की कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाए। ये सारा जो फंडा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा था। ठीक है, तो यही था 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। वेपर कंप्रेशन, वेपर का हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे। फिर आता है एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, फिर आता है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक मेथड हम लोग लेंगे जिससे हम लोग अपने आगे के रेफ्रिजरेशन को स्टार्ट करके स्टडी करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब रेफ्रिजरेशन करने के कुछ ये तरीके हैं, किस तरीके से हम लोग रेफ्रिजरेशन को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग रेफ्रिजरेटर की और हीट पंप की। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर तो आप लोगों ने सुना ही है, आप लोगों के घर में होता है रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज। ठीक है, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इससे पहले हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं स्टार मार्क करूंगा यहाँ पर। ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है। क्लॉसियस स्टेटमेंट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट। क्लॉसियस स्टेटमेंट हम लोगों को क्या बताता है, हम उसकी बात करते हैं। It is impossible to design a device which works on a cycle and produces no effect other than heat transfer from a cold body to a hot body. एक सेकेंड, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ डिवाइस विच वर्क ऑन। इसने बोला कि ऐसा डिवाइस बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है हीट को फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इसने कहा हमारे पास यहाँ पर अगर कोल्ड बॉडी है, सपोज दैट, इससे हम लोग हीट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इससे हम लोग मान लो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं एक हॉट बॉडी में। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ डिवाइस विच वर्क ऑन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन। ठीक है, तो ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, ये इसने बताया इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन, ऐसा डिवाइस बनाना बहुत ही मुश्किल है जो कि वर्क ऑन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट, जो कि कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे अदर देन हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, यही यहाँ पर क्लॉसियस स्टेटमेंट ने बताया। अब हम लोग बात करें रेफ्रिजरेशन की। अब एक चीज आप लोगों को याद क्या रखनी है हमेशा, कि जब हम लोग बात करते हैं अपने क्लॉसियस स्टेटमेंट की, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है कि ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये एक बेस है, जो आगे आने वाला रेफ्रिजरेशन है, या हम लोग कह सकते हैं हीट पंप है, ये हमारे पास उसके लिए क्या है, एक बेस है। तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं सही से देख रहा हूँ कि नहीं, एक सेकंड उसको भी यहाँ पर देख ले रहा हूँ इस वाले स्क्रीन पे। हीट ट्रांसफर, सो ऑल ओके है। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, इसी वाले को जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप था, इसमें आप लोगों को क्या याद रखने का तरीका मैंने बताया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था एक कोल्ड बॉडी से एक हॉट बॉडी में हीट को ट्रांसफर करना, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, ये बताया रेफ्रिजरेटर ने। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था विदाउट एक्सटर्नल वर्क। यहाँ पर कोई हम लोग एक्सटर्नल नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम लोग कर पाते हैं, ये इम्पॉसिबल था। ये क्लॉसियस स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया था, ऐसा डिवाइस बनाना बहुत ही मुश्किल है जो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट को ट्रांसफर कर सके, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर मुश्किल है बहुत ही ज्यादा। अब रेफ्रिजरेटर की बात करें अगर हम लोग, तो रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर इज अ कूलिंग डिवाइस, ये तो पता ही हमारे घर में इंस्टॉल्ड है। तो रेफ्रिजरेटर एक कूलिंग डिवाइस होता है, यूज प्राइमरी फॉर प्रिजर्विंग फूड एंड अदर पेरिसेबल आइटम्स। देखिए रेफ्रिजरेटर क्या है, एक कूलिंग डिवाइस होता है। ठीक है, अब कूलिंग डिवाइस होता है तभी हमारे घरों में अपने घर की जो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको ठंडा रखने के लिए हम लोग अपने घर में रेफ्रिजरेटर लेके आते हैं। जनरली लोग यहाँ पर पानी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ों को ठंडा रखने के लिए और वेजिटेबल्स हो गए सबको ठंडा रखने के लिए लोग रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया, रेफ्रिजरेशन इज ए कूलिंग डिवाइस। अब इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द रेफ्रिजरेटर कैबिनेट एंड एक्सपेलिंग इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये वर्क करता है कि जो हमारा एक रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर से हीट निकालकर बाहर फेंक दो एनवायरनमेंट में, ये उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, सिंपल सा फंडा है।
ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेटर तो होता है यूज टू मेंटेन लो टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सराउंडिंग। अब एक चीज आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, जब जब वो अपने अंदर का हीट जो है वो रिमूव कर रहा है और सराउंडिंग में डाल रहा है, तो हमेशा जो उसके अंदर का टेम्परेचर होगा वो लो होगा इन कंपेरिजन टू सराउंडिंग। अब किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस होता है, ठीक है, कूलिंग डिमांड यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कूलिंग डिमांड की यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, कूलिंग डिमांड की बात करेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास ये क्या है, ये कूलिंग डिमांड है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर TH दिया गया है, ये कूलिंग डिमांड है, ये हॉट रिजर्वायर है, और यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एक साइकिल होगी पूरी हमारे पास कंप्लीट। तो हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, हमारे पास वर्क करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होता है, वो जो हमारी साइकिल है वो हम लोगों को क्या कंप्लीट करके देती है, जो हमारी हीट है उसको बाहर निकाल के फेंक देती है। इसकी जो कूलिंग डिमांड है, ठीक है, इसने यहाँ पर क्या लिखा है, कूलिंग डिमांड, मतलब इसका जो इसको टेम्परेचर चाहिए वो 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सपोज दैट यहाँ पर इसको टेम्परेचर चाहिए वो 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये हीट को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर QC लिखा हुआ है, ये कौन सी हीट है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, ये एक हमारे पास QC हीट दी गई है, ठीक है, और ये QH हीट दी गई है, और यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया। तो ये साइकिल का काम क्या है कि यहाँ पर इतनी कितनी हीट को रिमूव करेगा ये, तो ये दिखा रहा है ये QH को, तो ये उसी चीज को यहाँ पर बताने का काम करता है, और इसका काम ही है यूज टू मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कूलिंग चाहिए थी, इतना डिग्री हम लोगों ने यहाँ पर बाहर फेंक दिया, सपोज 4 डिग्री से हम लोग 33 डिग्री सेल्सियस तक बाहर फेंक दिए। तो यही हमारे पास एक मेन जो था, एक रीजन होता है हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग देख के अपने आगे की चीजों को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक जो हमारे पास फैक्टर आता है उसकी। अब वो हमारे पास होता क्या है, COP, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं जिसको हम लोग। अब वो हम लोग किसके थ्रू निकालते हैं, जो हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका जो वर्किंग दिया हुआ है उसी के थ्रू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने COP की। COP आगे दिया हुआ है दोनों का, हीट का और इसका। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं COP की, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब इसके थ्रू हम लोग अपने किसी भी अपने डिवाइस का क्या निकाल सकते हैं, परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहने वाला है। अब जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो कैसे निकलता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो हम लोग पिछला वाला जो डायग्राम है अपना उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना टेम्परेचर था TC, यहाँ पर अपना टेम्परेचर था TH, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन साइकिल थी, यहाँ पर ये हीट जा रही थी, यहाँ पर ये हीट, और यहाँ पर हमारा वर्क हो रहा था। यहाँ पर हमारे पास QC होता है, यहाँ पर हमारा QH होता है। ठीक है, जो हमारे पास रिमूव होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को वही देखना है। तो अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को याद क्या रखनी है कि हम लोग प्रिंसिपल अपना लगाते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि होता है हमारे पास जितनी हीट हम लोगों ने ली उतनी हम लोग हीट वापस, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कोई भी एक सिस्टम है तो हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर जितनी हीट आई उतनी हीट क्या होगी, इससे रिमूव होगी। ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q आउट भी लिख सकते हैं, Q इन और Q आउट दोनों लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, TH और TC ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कह सकते हैं हॉट टेम्परेचर है, ये हमारे पास क्या है, हमारा कूलिंग टेम्परेचर होता है। QH और QC दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज लगाएंगे, Q in इक्वल टू Q आउट, Q in और Q आउट। अब यहाँ पर हम लोगों को याद क्या रखना है, हमारे पास कि जो वर्क है, अब Q in क्या हो रहा है, यहाँ पर ये QC है, ये इन हो रहा है, ये दोनों मिलके बाहर निकल रहे हैं यहाँ पर सिस्टम से, ये हम लोग वर्क कर रहे हैं और ये वर्क कर रहे हैं। तो हम लोगों को सिंपल सा वही सिस्टम लगाना है जैसे हम लोगों ने करंट में पढ़ा होगा, ये ऐसा है, ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे, हमारे पास Q in क्या है, Q in का मतलब क्या है, हीट कितनी मिली यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर W प्लस, या हम लोग कह सकते हैं Q आउट। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो W आउट हमारे पास हीट तो इतनी ही रिलीज होगी, W आउट हीट इतनी ही रिलीज होगी, और Q इन कितना है हमारे पास उसके बारे में देखेंगे। तो Q इन जो रहेगा हमारे पास वो रहता है QL प्लस W, और Q आउट कितना होगा हमारे पास, जो भी हीट निकल के गई, QH, इसको बोलते हैं क्या, हीट रिमूव्ड। और Q इन में क्या आएगा हमारे पास, ये है और ये है, QL प्लस W। QL क्या है हमारे पास, QL हम लोग कह सकते हैं QC कह लो इसको, ये वाला जो चीज है, ये और ये। ठीक है, ये और ये दोनों चीजें मिलके यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये हमारे पास हीट जो है वो सिस्टम की थी, यहाँ से हम लोगों ने वर्क किया कुछ और फिर हमारे पास हीट रिमूव कर रहे, तो ये
प्लस ये, मतलब ये प्लस ये, इन दोनों को आपस में प्लस कर रहे हैं तो ये हीट रिमूव हो रही है। तो ये QL नहीं कह सकते हम लोग, इसको QC भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, कूलिंग इफेक्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको QC कर लेते हैं या QL भी कर सकते हैं। रुक जाइए एक सेकंड, ये QL ही कर दे रहा हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर, QL। ठीक है, ये लो टेम्परेचर वाली हीट थी हमारी। तो QL प्लस W इक्वल टू QH होता है। तो यहाँ से जो हमारा वर्क निकल के आएगा, वर्क निकल के क्या आ जाता है, QH माइनस QL। तो वर्क कितना करना पड़ेगा हम लोगों को कि हमारी कितनी हीट रिमूव हुई और कितना कूलिंग इफेक्ट हम लोगों को चाहिए था। देखिए इसी से आपको आइडिया लगाना है। देखिए यहाँ से ये हीट जा रही है, यहाँ से हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हमारा जो फंडामेंटल था Q इन Q आउट। तो Q इन टोटल एनर्जी, यहाँ पर टोटल हीट कह सकते हैं, वो क्या होगी यहाँ पर, ये QL प्लस QW होगी, सॉरी W होगी, ये और ये। तो यहाँ से हम लोग वर्क निकाल लेंगे अपना QH माइनस QL। यही आप लोगों को याद रखना है। अब जो COP होता है, COP क्या होता है, ठीक है, COP यहाँ पर होता है हमारे पास डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन, यहाँ पर आता है हमारे पास वर्क रिक्वायर्ड, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। अब डिजायर्ड इफेक्ट हमारे पास क्या था, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट था वो क्या था, उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डिजायर्ड इफेक्ट कह सकते हैं, कूलिंग इफेक्ट हम लोग कह सकते हैं, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड, वर्क रिक्वायर्ड तो हमारे पास निकल के आएगा QH माइनस QL। ठीक है, वर्क रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास QH माइनस QL निकल के आ गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने, किसकी बात करेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट की। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, QL होता है। तो यहाँ पर QL लिख देंगे और यहाँ पर वर्क लिख देंगे। तो ये हमारे पास फाइनली निकल के क्या आएगा, QL अपॉन QL, सॉरी QH माइनस QL, यही निकल के आएगा। तो यही हमारा फाइनली COP हो जाएगा, किसका, R का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमारा, यही है जो QL हमको चाहिए है, वही डिजायर्ड इफेक्ट है। ठीक है, इतना हम लोगों को चाहिए है। ठीक है, और हमारे पास कितनी हीट रिमूव होगी, इतना अगर हम लोगों को कूलिंग चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, QH बोलते हैं। हम लोग कह सकते हैं जो हीट हमारी रिमूव हो रही है। तो यही था हमारा COP इसका। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं हीट पंप की। हम लोगों ने देख लिया कि रेफ्रिजरेशन क्या था, हम लोग हीट पंप देखेंगे। सो अ हीट पंप इज अ वर्सेटाइल डिवाइस यूज्ड फॉर बोथ हीटिंग एंड कूलिंग एप्लीकेशन। हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन था उसको सिर्फ हम लोग यूज करते थे कूलिंग के लिए, लेकिन जो हीट पंप होता है उसको कूलिंग और हीटिंग दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट ऑपरेट बाय ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यूजिंग मैकेनिकल वर्क टिपिकली ड्राइवन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है इट ऑपरेट्स ऑन, ये क्या करता है, हीट, ये ऑपरेट करता है प्रिंसिपल पर, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं बाय यूजिंग मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक हीट पंप है, ये हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर है, ये हॉट रिजर्वायर है। तो इसका कहने का मतलब यही है हमारे पास एक तरीके से कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे और हमारा जो टेम्परेचर होगा, जो डिजायर्ड टेम्परेचर है, वो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ये वर्क किया हम लोगों ने, ये हमारे डिजायर्ड है, ये हम लोग यहाँ पर वर्क किए और यहाँ पर जो हमको टेम्परेचर चाहिए था, डिजायर्ड टेम्परेचर, वो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये TC बोलो या टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर बोलो, इसको हम लोग TL भी बोलते हैं, लोअर टेम्परेचर है। ये हम लोग TH बोलते हैं, हायर टेम्परेचर है। हीट पंप यूज टू मेंटेन हाई टेम्परेचर। देखिए जो हमारा रेफ्रिजरेशन था उसका मोटिव क्या रहता था, वो लो टेम्परेचर मेंटेन करता था एज कंपेयर टू सराउंडिंग। और जो हमारा हीट पंप होता है ये क्या करता है हमारे पास, मेंटेन हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग, एज कंपेयर टू सराउंडिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। इसका जो डायग्राम बनता था वो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बनाते ही थे। सेम टू सेम डायग्राम है, यहाँ पर हीट पंप है, यहाँ पर हमारे पास वर्क हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से हमारी जो हीट है वो QH, और यहाँ पर हमारे पास Q कह सकते हैं, QC भी बोल दो। यहाँ पर हमारे पास क्या रहता था, T लोअर टेम्परेचर रहता था। तो यही हमारे पास सिस्टम था। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं, अपना COP देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका भी देख लेते हैं। अब इसका भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर देखेंगे हम लोग तो क्या निकल के आएगा, डिजायर्ड इफेक्ट निकल के आएगा या क्या निकल के आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब पिछले वाले में तो हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट था वो क्या था, ठंडा कराना था हमको। अब हीट पंप में क्या है, हम लोगों को गर्म करवाना है। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा फाइनल क्या होगा, ये होता है यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट। ये हमारा क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है, एक सेकंड में यहाँ पर दूसरे कलर से भी लिख दे रहा हूँ, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है वो होता है हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा, ये हमारे पास टी हाई टेम्परेचर है, इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्यू एच होता है और यहाँ पर हमारा क्या लगा होता है, हीट पंप लगा होता है। यहाँ पर हम लोग कुछ वर्क करते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्यू सी होती है, ये हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास कूलिंग रिक्वायर्ड थी, और ये हमारे पास टेम्परेचर कह सकते हैं टी लोअर होता है। तो ये हमारे पास कुछ वर्किंग होती है अपने हीट पंप की। अब एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो हीट पंप है हमारा, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग वही सिस्टम लगाएंगे अपना, क्यू इन इक्वल टू, देखिए जो मैं करा रहा हूँ बस वही लिख के आना है एग्जाम में आप लोगों को, क्यू इन इक्वल टू क्यू आउट। अब क्यू इन कितना होगा हमारे पास, ये टीएल है, ये हमारे पास क्यूसी है, ये हमारे पास टीएल था, ये क्यू एच है। तो क्यू इन हमारे पास क्या हो रहा है, क्यू सी, ये हम लोग कह सकते हैं क्यू एल ही बोल दो यहाँ पर, अब सब जगह वहां पर भी क्यू एल यूज किया था, तो यहाँ पर डब्ल्यू हो गया और यहाँ पर क्यू आउट क्या हो रहा है हमारे पास, एच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपल सी वही चीज क्या निकल के आएगी, फंडा हमारा वर्क का फंडा हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्यू एच माइनस क्यू एल, तो ये निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए सीओपी क्या था हमारे पास, सीओपी ऑफ एच, मतलब हीट पंप की बात कर रहा हूं मैं, तो सीओपी इसका क्या होगा, यहां पर हम लोग कह सकते हैं डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन, एक तरीके से ये भी बोल दो वर्क डन या वर्क रिक्वायर्ड। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा हीटिंग इफेक्ट था, तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, क्यू एच है, तो हम लोग यहाँ पर क्यू एच रख देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्यू एच माइनस क्यू एल तो आने वाला ही है। तो ये हमारे पास हो गया है सीओपी ऑफ हीटिंग पंप। यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, सीओपी ऑफ हीटिंग पंप इक्वल टू होता है क्यू एच डिवाइडेड बाई क्यू एच माइनस क्यू एल। ये हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि काम आएगा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में भी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रिलेशन बिटवीन दी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड सीओपी ऑफ हीट पंप। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को पहले लिख लेते हैं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन और सीओपी ऑफ हीट पंप। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारे पास क्या होता था, क्यू एल डिवाइड बाई क्यू एच माइनस क्यू एल, ये हमारे पास होता है क्यू एच डिवाइड बाई क्यू एच माइनस क्यू एल। ये हमारे पास दोनों के क्या होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं सीओपीज होते हैं। अब जो दोनों के सीओपीज होते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो अगर, तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या बन के आएगा हमारे पास, सीओपी ऑफ आर ठीक है, क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल माइनस क्यू एच अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल। तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू एल माइनस क्यू एच आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है, क्यू एच माइनस क्यू एल है, तो ये निकल के आएगा। अब जब ये निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो ये जो हमारा आंसर है वो किस तरीके से निकलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। अब आप लोग इसमें दिमाग लगाइए कि इनके बीच में रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। जब हम लोगों का रिलेशन निकालना होगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर इन चीजों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर, सॉरी, अगर हम लोग इसको क्यू एल माइनस क्यू एच करेंगे तो ये होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक सेकंड, एक थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, इसको मैं सही कर दूं। ये हम लोग इक्वेशन 2 को नहीं घटा रहे हैं, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, बस अब पूरा कंप्लीट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ पर हीट पंप वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको करेंगे, हीट पंप वाले से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सीओपी ऑफ किसकी बात करेंगे, रेफ्रिजरेशन की। तो ये हमारे पास क्यू एच आएगा, यहाँ क्यू एल आएगा, तो यहाँ क्यू एच आएगा, यहाँ क्यू एल आएगा, तभी ये दोनों आपस में कट जाएंगे इस तरीके से और हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ आर, ठीक है। तो ये जब ये चीज पूरी परफॉर्म हो गई तो हमारे पास यहाँ क्या निकल के आया, सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप निकल के यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, उसको देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग देखिए कि जो मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है, तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है।
तो सीओपी ऑफ हीट पंप, तो यहाँ पर दूसरा क्या है हमारे पास, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस सीओपी ऑफ यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास। तो जो फाइनल निकल के आया है वो हमारे पास क्या निकल के आया है, वो यही निकल के आया है, यही हमारा क्या है फाइनल एक डिजायर्ड आंसर है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, याद क्या रखना, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और सीओपी ऑफ अ हीट पंप या रेफ्रिजरेटर ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज अ रेशियो यूजफुल हीटिंग और कूलिंग प्रोवाइडेड टू वर्क रिक्वायर्ड। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ यूजफुल हीटिंग या कूलिंग, जो हम लोगों ने देखा अभी कि जो सीओपी था हमारे पास, कूलिंग इफेक्ट, वर्क रिक्वायर्ड, वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारे पास किसका होता है, ये होता है हीट पंप का। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सीओपी कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी, तो जब वैल्यू ऑफ सीओपी होती है वो ग्रेटर देन यूनिटी होती है। द वैल्यू ऑफ सीओपी कैन बी मतलब हो सकती है, द वैल्यू ऑफ सीओपी कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी मतलब 1 से ज्यादा, इसको कह सकते हैं 1। द सीओपी रिप्रेजेंट द रनिंग कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। सीओपी क्या करता है, जिसका सीओपी जितना अच्छा होगा तो हम लोग कह सकते हैं वो रनिंग कॉस्ट बताता है उस चीज की। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई ना कोई तो एक हम लोगों को बेस बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर सीओपी बनाया गया इनके लिए, जिसका सीओपी ज्यादा बेटर होगा उसकी कॉस्ट ज्यादा। हायर द वैल्यू ऑफ सीओपी लोअर द रनिंग कॉस्ट, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, हायर होगा अगर तो उसकी लोअर कॉस्ट होती है। ठीक है, मैंने एक चीज यहाँ पर गलत बता दी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ सीओपी लोअर द रनिंग कॉस्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने कंस्ट्रक्शन की और वर्किंग की, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है और किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग होती है। सो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। सो यहाँ पर ये पूरा जो हमारी एक फ्रिज होती है, जो हम लोगों को नॉर्मली एक डिब्बे की तरह इस तरीके से दिखती है, उसके पीछे जो वर्किंग होती है, नेटवर्किंग होती है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है। तो हम लोग देखते हैं अब। तो सबसे पहले जो हमारा होता है यहाँ पर, हमारा ये कंडेंसर वाला पार्ट है, यहाँ पर कोई डार्क कलर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारे पास क्या था हमारा, ये क्या था हमारा कंडेंसर था, और ये हमारा क्या होता है कंप्रेसर होता है। तो यहाँ पर सबका अलग अलग काम होता है, सबकी अलग अलग वर्किंग होती है। ये हमारे पास एवोपरेटर होता है, ये हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व होता है। तो यहाँ पर जो वर्किंग है सबकी वो काफी ज्यादा अलग रहने वाली होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, देखिए यहां से देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास क्या है, कंप्रेसर है। दिस पार्ट कंप्रेस दी रेफ्रिजरेंट गैस बूस्टिंग इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जो कंप्रेसर होता है ये क्या करता है, कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट गैस को। ठीक है, ये क्या करता है, जो कंप्रेसर होता है ये रहा, ये करता है हमारे पास कंप्रेस करता है किसको, जो हमारी पास गैस रहती है, रेफ्रिजरेंट गैस होती है, उसको ये कंप्रेस करता है। और जो कंप्रेस करता है तो क्या करता है, बूस्टिंग इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को ये क्या कर देता है हमारे पास, एक तरीके से कह सकते हैं बूस्ट कर देता है। ठीक है, जो हमारा कंडेंसर होता है वो इसके प्रेशर और टेम्परेचर को बूस्ट कर देता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद जब वो चीज कंडेंसर में जाती है, दैट द हॉट हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस इज फोर्स्ड इनटू द कंडेंसर कॉइल वेयर इट गिव ऑफ हीट टू इट्स सराउंडिंग। तो याद क्या रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये चीज जो है, ये चीज हमारे पास क्या करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, सराउंडिंग में रिलीज कर देता है, टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है, सराउंडिंग एंड कंडेंस बैक एज अ लिक्विड अंडर प्रेशर। और फिर से वो यहाँ पर आ जाता है अपने रेफ्रिजरेंट रिसीवर के पास। अब ये फिर से जाता है यहाँ पर एक्सपेंशन वॉल्व में और ये एवोपरेटर में जाता है। अब एवोपरेटर क्या करता है, लो प्रेशर रेदर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट evaporates to the gaseous state inside the fridge absorbing heat off from its interior and it's additionally cooled। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर आया, फिर से कंप्रेसर में तो प्रेशर हाई हो रहा था, यहाँ पर लो प्रेशर गैस गया एवोपरेटर के पास। अब एवोपरेटर का काम क्या होता है, रेदर लो टेम्परेचर।
ठीक है। लो प्रेशर रेदर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर रेदर लो टेम्परेचर, दोनों चीजें कम है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवोपरेट्स टू द गैसियस स्टेट। अब देखिए यहां पर तो इसमें लिक्विड आया था, हम लोग यहां से याद कर रखेंगे ये क्या था हमारे पास, लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट था। लेकिन जब यहां जाएगा ये, यहां पर हमारे पास क्या होगा, गैसियस रेफ्रिजरेंट बन, गैसियस कन्वर्जन यहां पर टेक्स प्लेस होगा। क्या होगा, गैसियस कन्वर्जन टेक्स प्लेस होता है यहाँ पर। तो यही इसकी वर्किंग थी। पहले जो कंप्रेसर होता है वहां पर हमारा जो रेफ्रिजरेंट आता है उसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होकर आता है, फिर कंप्रेस होने के बाद वो जाता है हमारे पास कंडेंसर के पास। कंडेंसर में जाने के बाद वहां से क्या होती है, हीट रिलीज होती है। उसके बाद जब उसकी हीट रिलीज होती है तो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाकर रिसीवर के, रेफ्रिजरेंट रिसीवर के पास चला जाता है। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी रेफ्रिजरेशन की गैस खत्म हो गई, भैया इसकी गैस खत्म हो गई, इसने अब काम करना बंद कर दिया तो इसमें गैस फिलिंग कराओ, तो वो क्या होता है, रेफ्रिजरेंट ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। रेफ्रिजरेंट का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस फ्लूइड रन इन अ कंटिन्यूअस लूप। देखिए ये जो है, ये पूरा फ्लूइड है, यही रन कर रहा है, इसी की वजह से पूरी कूलिंग हो रही है around the system and transfer heat out from inside of the refrigerator to outside. The evaporation and condensation that take place in the system transfer heat from inside of refrigerator to outside. कुल मिला के जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेंट है, वही हेल्प करता है यहाँ पर, यही पूरा मूव करता है और इसी के थ्रू हीट जो होती है वो आउटसाइड भी जाती है और अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लो यहाँ पर मेंटेन कर पाते हैं। अब वर्किंग की बात करें हम लोग, ठीक है। द पर्पस ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल इज टू एब्जॉर्ब एंड रिजेक्ट हीट। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है हीट को और रिजेक्ट भी करता है। ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल का पर्पस होता था। फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ बेसिक साइकिल आर द कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन डिवाइस एंड एवोपरेटर। ये तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, कंप्रेसर है, एक हमारे पास होता है कंडेंसर और एक हमारे पास यहाँ पर होता है एक्सपेंशन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एवोपरेटर। यही तो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तो उन्हीं के बारे में वर्किंग बताई जा रही है। तो जो पहली स्टेज होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया, याद यही रखनी है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा स्टार्ट होता है कंप्रेसर से, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड स्टेप जो होता है वो जाता है हमारे पास कंडेंसर में, ठीक है। थर्ड स्टेप है वो जाता है हमारे पास रेफ्रिजरेंट रिसीवर पे, या हम लोग कह सकते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे कॉइल्स लगे होते हैं, ये रहा एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ पर एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, एक सेकंड इसको रेज करके, कि यहाँ पर एक्सपेंशन होता है, ठीक है। फोर्थ वन होता है हमारे पास एवोपरेटर, जो कि एवोपरेटर होता है वो अपना वर्क परफॉर्म करता है। तो यही हमारे पास स्टेप लिख दिए मैंने। अब यहाँ पर एक एक करके वर्क देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज कंप्रेशन। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, जो गैसियस रेफ्रिजरेंट होता है, वो हमारा क्या होता है, कंप्रेस होता है, ठीक है। कंप्रेस होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है और जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है। रेफ्रिजरेशन फ्लूइड एंटर इनटू द कंप्रेसर एज लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस एंड एग्जिस्ट एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर भी हाई हो जाता है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी लो रहता है, कंप्रेसर से आने से पहले प्रेशर भी लो रहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कंप्रेसर लगता है तो ये हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देता है और प्रेशर भी इंक्रीज कर देता है, यही था कंप्रेसर। अब बात करते हैं कंडेंसर की। इन अ बेसिक रेफ्रिजरेशन लूप द कंडेंसर इज आल्सो नोन एज द कंडेंसर कॉइल, ठीक है। ये कॉइल रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कई सारे पूरे के पूरे सीरीज ऑफ ट्यूब्स रहते हैं। ऑफ एक्सटर्नल फाइन सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर लगा होता है। दिस कंपोनेंट एड्स इन द कन्वर्जन ऑफ द गैसियस रेफ्रिजरेंट इनटू द लिक्विड फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर गैसियस रेफ्रिजरेंट तो होता है हमारे पास, गैसियस रेफ्रिजरेंट, गैसियस रेफ्रिजरेंट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है हमारे पास, कूलिंग लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, कूलिंग लिक्विड नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं अपना सिंपल सा कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता चल गई होगी। अब ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं दोनों चीजों के बारे में, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये हमारे पास स्टार पॉइंट है कंडेंसर का, ये हमारे पास स्टार पॉइंट है कंप्रेसर। दिस कंपोनेंट रिसीव हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपराइज्ड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंप्रेसर, ये चीज पता चल गई, ठीक है। द कंडेंसर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम हॉट रेफ्रिजरेंट, ये भी इसका स्टार पॉइंट है। कंडेंसर क्या करता है, उस हीट को क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में क्या कर देता है,
रिलीज कर देता है, और जब रिलीज हो जाता है तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास लिक्विड में। द कूलेंट इज अ हाई प्रेशर लो टेम्परेचर फ्लूइड आफ्टर कंडेंसिंग, उसका टेम्परेचर हाई रहता है, लो प्रेशर सॉरी हाई प्रेशर रहता है लेकिन टेम्परेचर जो होता है उसका लो रहता है। एंड इट इज राउटेड टू द लूप्स एक्सपेंशन डिवाइस, और फिर वो चला जाता है एक्सपेंशन डिवाइस के पास। अब एक्सपेंशन डिवाइस क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व रेगुलेट द फ्लो ऑफ कूलेंट, ये क्या करते हैं, फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ कूलेंट। ठीक है, कूलेंट हमारे पास कह सकते हैं रेफ्रिजरेंट ही है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल वेल्व्स आर अनदर नेम ऑफ एक्सपेंशन वाल्व, इनका नाम एक्सपेंशन वाल्व भी होता है। तो यही था हमारे पास एक्सपेंशन डिवाइस का काम। इसी तरीके से हमारे पास होता है एवोपरेटर। अब एवोपरेटर में क्या होता है, द एवोपरेटर इज अनदर हीट एक्सचेंजर, यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी हीट एक्सचेंजर है एक तरीके का। ठीक है, ये भी क्या है, एक हीट एक्सचेंजर होता है। इन अ टिपिकल रेफ्रिजरेशन सर्किट इट लाइक द कंडेंसर इज नेम्ड आफ्टर इट्स प्राइमरी फंक्शन बिकॉज इट accomplishes what we predict एयर कंडीशनिंग टू डू इज एब्जॉर्ब हीट। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे पास हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो कंडेंसर क्या कर रहा था हमारे पास, वो हीट को बाहर निकाला था। व्हाट वी प्रिडिक्ट कंडीशनिंग टू डू इज एब्जॉर्ब हीट, इट सर्व एज द एंड ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये हमारे पास एंड होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल का। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कूलर दैट असिस्ट इन कीपिंग द डिवाइस एंड इट्स कंटेंट्स कूल एट ऑल टाइम। ठीक है, ये क्या करता है, उसको हमेशा ठंडा रखता है। एवोपरेटर मतलब एवोपरेट कर देता है। इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी ट्यूब्स दैट, देखो तभी ना हमारे पास कोई भी चीज एवोपरेटर से होके आ रही थी तो उसका टेम्परेचर और सारी चीजें लो हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आते थे प्रेशर और टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो याद रखना ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी दैट एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम फैन और कॉइल, ये क्या करता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस ऑकर्स व्हेन कूलेंट एंटर द एक्सचेंजर एट लो टेम्परेचर फ्लूइड at low pressure and a blow forces air evaporator find cooling the atmosphere by absorbing heat from the space in question। इस पॉइंट का कोई ज्यादा मतलब है नहीं, ये आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर। अब ये क्या है, प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर। अब ये किसके लिए बोला गया है कि ऐसी चीजें, ऐसे काम जिससे हम लोग मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर, कि रेफ्रिजरेटर की एनर्जी जो है वो कंज्यूम ना हो। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि हमारा जो फ्रिज है वो ज्यादा एनर्जी ना खाए। तो देखिए जैसे हम लोग घर में कहा जाता है भैया जा रहे हो फ्रिज ज्यादा देर खोल के खड़े मत हो फ्रिज को, फ्रिज के गेट को, ताकि वहां पर उसकी जो कूलिंग है वो बाहर ना चली जाए। ठीक है, इसलिए कुछ ये जनरल पॉइंट है जो आपके घर में भी आप लोगों ने एप्लीकेशन के थ्रू देखे होंगे। तो सबसे पहला क्या था, पोजीशन ऑफ योर फ्रिज कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ, तो जो हमारी फ्रिज की पोजीशन है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है टू वर्क। मेक श्योर इट हैज फार अवे फ्रॉम हीट सोर्सेज लाइक ओवंस रेडिएटर्स एज पॉसिबल, मतलब कई ऐसी चीजें जो गर्म चीजें या गर्म हीट क्या करती हैं, एमिट करती हैं, रेडिएशंस गर्म एमिट हो रही हैं, उनसे दूर रखना होता है हम लोगों को उस अपने फ्रिज को, क्योंकि वहां पर वो वैसे भी टेम्परेचर को, सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या करती है, हमारे पास हीट क्या करती है, रिलीज करती है, और बाहर हीट मिलेगी तो वो अच्छे से कूल नहीं कर पाएगा। ट्राई टू कीप डोर ओपनिंग टाइम्स टू अ मिनिमम टू पुट लेस स्ट्रेस ऑन द अप्लायंस, तो इसका ये मतलब है कि हम अपने दरवाजे को कम से कम खोलें, जो फ्रिज का गेट हो तो उसको कम से कम खोलें। मतलब ये नहीं कि हर 2 मिनट में चले जा रहे हैं बार बार फ्रिज का गेट खोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा सा बंद रखिए, जब जरूरत है तभी जाइए, वरना वो अच्छे से कूलिंग ही नहीं कर पाएगा। कीप योर फ्रिज फुल, अपने फ्रिज को फुल रखें। फुल को क्या रखें, फुल फ्रिज, जो कि आप लोगों ने देखा ही हो घर में, हम लोगों के यहाँ मम्मी लोग पूरे फ्रिज को एकदम फुल करके रखते हैं, कुछ ना कुछ उसमें रखा ही रहता है। कई सारी चीजें तो ऐसी रखी है 10 दिन की रखी हुई हैं और तुम लोग उसको जाके खा लेते हो। यूज रेफ्रिजरेटर सेफ कंटेनर्स टू स्टोर ऑल फूड, ग्लास कंटेनर्स आर बेटर देन प्लास्टिक, यहाँ पर ग्लास कंटेनर्स के अंदर हम लोग अपनी सारी चीजों को रखें, वो ज्यादा बेटर होता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले अपने नेक्स्ट वास्ट टॉपिक की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है एयर कंडीशनिंग। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन पढ़ लिया, वहां पर भी हम लोग ठंडा कर रहे थे, इसी तरीके से हमारे पास अब क्या आया है, रेफ्रिजरेशन, सॉरी क्या है, एयर कंडीशनिंग। यहाँ पर भी हम लोग कूलिंग करते हैं, वो अपने रूम की करते हैं। ठीक है, किसकी करते हैं, अपने रूम की करते हैं। तो एयर कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड मॉडिफाइंग द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर क्वालिटी। अब एयर कंडीशनिंग में यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास एक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर है, उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी है, और उसके बाद आता है हमारे पास एयर क्वालिटी। ठीक है, एयर क्वालिटी ऑफ इंडोर स्पेस।
तो एयर कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब एयर कंडीशनिंग क्या है, एक कंट्रोलिंग फैक्टर है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं इसके थ्रू हम लोग कुछ चीजों को कंट्रोल करते हैं जिसके वजह से हम लोगों को यहाँ पर कूलिंग मिलती है अपने रूम के अंदर, ठीक है। और किन किन चीजों पे बात करें, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं और एयर क्वालिटी की। जैसे कि अभी आप लोग भी अगर एसी रूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम लोग किस किस चीजों पे कंट्रोल करते हैं एसी के थ्रू। सबसे पहला होता है हमारे पास एक टेम्परेचर फैक्टर, फिर उसके बाद हम लोग ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं और एयर क्वालिटी। अगर ये तीनों चीजें अच्छी रहेंगी तो हमारा जो रूम है वो कहलाएगा ये कंप्लीटली एयर कंडीशन रूम है, ठीक है। तो यही था हमारे पास एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड मॉडिफाइंग द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर क्वालिटी इन द इंडोर स्पेस, या कह सकते हैं इन द इनसाइड द रूम। तो इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ कंफर्टेबल एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर ऑक्यूपेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल वेदर कंडीशन। तो देखिए ये क्या होता है, एयर कंडीशनिंग की तो हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, कंफर्ट क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए। सपोज दैट हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं तो हम लोग उनके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग भी कितना बार गर्मी होता है तो हम लोग अंदर क्या करते हैं, एक कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं, और एक रूम के अंदर अगर एसी लगा हुआ तो उसमें कई लोग यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं आकर। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को कंफर्ट जोन मिलता है जब हम लोग कहते हैं हमारे पास एक एयर कंडीशन रूम है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि एयर कंडीशनिंग में यहाँ पर तीन ही फैक्टर होते हैं जिन पे हम लोग कंट्रोल करते हैं, हम लोग कह सकते हैं उनको मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं वो हमारे पास एयर कंडीशनिंग है। यहाँ पर देख लेते हैं फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग क्या है हमारे पास, फंक्शंस ऑफ एयर कंडीशनिंग साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ, देखिए टेम्परेचर का करते हैं, ह्यूमिडिटी का करते हैं, क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं है सपोज दैट कि कोई रूम में बैठा हुआ है, अब भाई रूम में बैठ के कोई वो कर रहा है जो आप सोच रहे हैं, तो रूम में क्या होगा, गलत स्मेल आएगा। अब सारा सब कुछ तो बढ़िया है, रूम ठंडा है, लेकिन वहां पर किसकी दिक्कत है, स्मेल की दिक्कत है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं अपने पास, रूम फ्रेशनर्स यूज करते हैं। मतलब क्लीनिनेस का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, टेम्परेचर कैसे करेंगे, हीट कूलिंग से मेंटेन करेंगे। ह्यूमिडिटी कैसे कम करते हैं, डीह्यूमिडिफाइंग स्प्रेइंग, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जो लोग होते हैं वो अपने रूम को कंप्लीटली बंद रखते हैं, उस रूम के अंदर बिल्कुल भी वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। किसी किसी के रूम में हमारे पास क्या नहीं होता है, एक खिड़की भी नहीं खोलते हैं रूम की, वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो वहां पर कई लोग यूज करते हैं डीह्यूमिडिफाइंग स्प्रेइंग एजेंट। और क्लीनिनेस कैसे आता है, वेंटिलेशन रखना है, वॉशिंग करना है, फिल्ट्रेशन, परफ्यूम, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब एप्लीकेशन क्या होता है, सबसे पहला एप्लीकेशन है फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। दूसरा क्या है, फूड प्रिजर्वेशन में भी काम आता है एचवैक सिस्टम्स फॉर बिल्डिंग्स, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस होते हैं इसके एयर कंडीशनिंग के, डेटा सेंटर कूलिंग होता है, इंडस्ट्रियल और नॉर्मल थिएटर, ऑडिटोरियम्स, म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज। ये सारी चीजों को मैं बार बार आप लोगों को एक एक चीज को एक्सप्लेन करूँ, उससे अच्छा टाइम बचा के आप लोग इन सब चीजों को खुद से समझ सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग की नीड हम लोगों को कहाँ कहाँ है। आप लोग बीटेक के स्टूडेंट्स हैं ब्रो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ गए फिर से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ड्राई एयर। अब ड्राई एयर क्या होती है भाई, इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सम अदर गैसेस। ड्राई एयर नॉर्मली कुछ नहीं है, मिक्सचर होता है एक हमारे पास नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैस है, उसी को ड्राई गैस बोलते हैं या ड्राई एयर बोलते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सम अदर गैसेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना ड्राई एयर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब एटमॉस्फेरिक एयर क्या होती है, एयर इन दी एटमॉस्फेयर नॉर्मली कंटेन सम वाटर वेपर, नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट रिफर्ड एज एटमॉस्फेरिक एयर। देखो ड्राई एयर क्या होता है, ऐसी एयर जिसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसा एयर मिक्सचर जहां पर हमारे पास क्या हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या हमारे पास कुछ अदर गैसेस हो, उसको ड्राई एयर बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर की बात करते हैं वहां पर क्या जाता है हमारे पास, ये ऐसी एयर होती है जहां पर हमारे पास क्या होता है, वाटर वेपर आ जाए थोड़ा सा, और हमारे पास कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एयर। जैसे कि अगर आप लोग अभी बाहर निकले, ठीक है, अपने बाहर निकल के जाए, अपने सपोज दैट रोड पे जाए, स्ट्रीट्स में जाए, तो वहां पर क्या मिलेगा आप लोगों को, एक एटमॉस्फेरिक एयर मिलेगी, ठीक है। वहां पर हमारे पास क्या होगा, मॉइस्चर भी होगा उसमें, नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट भी होंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास ड्राई एयर और एटमॉस्फेरिक एयर में डिफरेंसेस थे। सैचुरेटेड एयर क्या होता है, सैचुरेटेड एयर दैट होल्ड्स वाटर वेपर एट इट्स हाईएस्ट लेवल जस्ट अबाउट टू कंडेंस। जो सैचुरेटेड एयर होती है वो क्या करती है, होल्ड करती है वाटर को हाईएस्ट लेवल पर, ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा यहाँ पर वाटर वेपर होता है। साइक्रोमेट्री क्या होता है हमारे पास, अब उसकी बात करते हैं। तो ठीक है, साइकोमेट्री क्या है, तो साइकोमेट्री क्या है हमारे पास, साइक्रोमेट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर। साइक्रोमेट्री स्टडी ऑफ
एयर एंड वाटर मिक्सचर, साइक्रोमेट्री इसी को बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस पल्स वाटर वेपर ऑफ पॉल्यूटेंट। तो यही थी साइक्रोमेट्री, स्टडी ऑफ द एयर एंड वाटर मिक्सचर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? अब ये हमारे पास एक मुद्दे का टॉपिक आया है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसकी बात करते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज अ रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल मास ऑफ एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर इन अ गिवन वॉल्यूम। अब ये चीज आप लोगों को समझना होगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, यहां पर फॉर्मूले से समझाने की कोशिश करता हूं। SH बोलेंगे इसको, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, क्या है ये? मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ द वाटर वेपर डिवाइड बाय द मास ऑफ एयर एंड द वाटर वेपर मिक्सचर इन अ गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर क्या है ये? मास ऑफ एयर एंड वाटर वेपर। ठीक है, ये देखिए यहां पर क्या बोलने का मतलब है इसके, ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल मास ऑफ एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर। ठीक है, टोटल मास मतलब टोटल मास ऑफ एयर एंड वाटर वेपर, जो मैंने आप लोगों को भी ऊपर बताया था, जो हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक एयर थी उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल मास ऑफ एयर एंड वाटर मिक्सचर। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं टोटल मास ऑफ एयर एंड वाटर मिक्सचर। ठीक है, ये भी हमारे पास एक डिफरेंस है। तो यहां पर हम लोग इसको डिनोट कुछ इस तरीके से करते हैं, और यहां पर इस तरीके से लिख देते हैं इसको। मास ऑफ वाटर वेपर को हम लोग MV से लिख सकते हैं हम लोग, और जो हमारा MA से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, टोटल मास ऑफ एयर एंड वाटर। अब मास इसका कैसे निकलता है हमारे पास, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो अब उसकी बात करने से पहले जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो क्या होता है हमारे पास, मास। मास कैसे निकालते हैं हम लोग? मास को हम लोग डेंसिटी के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। जो हमारी डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो मास कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या? तो मास कैसे निकलता है? डेंसिटी तो वॉल्यूम चाहिए। तो यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? मास ऑफ वाटर वेपर, टोटल मास ऑफ एयर एंड वाटर। तो ओमेगा जो निकल के आया वो MV निकल के आया। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं ये मास जो है वो हम लोग किस में बात करेंगे? गिवन वॉल्यूम में, इन अ गिवन वॉल्यूम। तो यहाँ पर गिवन वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो V अपॉन VV आएगा, और यहाँ पर V अपॉन VA आएगा, मतलब वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अब यही जो जब आएगा तो V से यहाँ पर ये कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो VA है वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर VB बचेगा। तो यही हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इट इज आल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो एंड डिनोटेड बाय ओमेगा, रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर। देखिए मास को हम लोगों ने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया है, बस और कुछ नहीं, इतना ही किया है। ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर रिलेटिव टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर द एयर कैन होल्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसका कहने का क्या मतलब है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, मतलब जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो एयर में कितना है विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर द एयर कैन होल्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसका कहने का क्या मतलब है? मॉइस्चर इन द एयर। ठीक है, और हम लोग दूसरा किसके बात कर रहे हैं? मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन मॉइस्चर मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड, मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड द एयर कैन सॉरी ये मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड। ठीक है, इतना ही हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज एंड इज इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। ये एक्सप्रेस क्या है? परसेंटेज, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर ऑफ ह्यूमिडिटी इन वेदर फॉरकास्ट एंड एवरीडे एप्लीकेशन। ये एक इंडिकेटर होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जनरली हम लोग वेदर फॉरकास्टिंग ऐप में भी देखेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां पे बताई जाती है। इसकी बात करें हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज की बात हो गई। इट रेंजेस फ्रॉम 0% टू दी 100%। Air is saturated with the water vapor and can hold no more. When the relative humidity is 100%, the air is saturated. वहां पर एयर जो होती है वो सैचुरेटेड होती है अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो 100% है।
एंड इट कैन नॉट होल्ड एनी मोर मॉइस्चर एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो और ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि सैचुरेटेड एयर में हम लोगों ने देखा तो उसमें सबसे ज्यादा वाटर वेपर होते हैं। अब आता हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर। ये क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द एयर। ये भी क्या है, एक टेम्परेचर होता है एयर का मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी थर्मामीटर। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर है ये। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ द एयर। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द एयर measured by ordinary thermometer. ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज टिपिकली मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर मेजर्ड। सिंपल सा ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ये हम लोग कह सकते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर। मतलब एयर का वो टेम्परेचर जो कि मेजरमेंट किया जाए एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से, उसी को हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, अब वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी रीच्ड अंडर द करंट एम्बिएंट कंडीशन बाय द एवापोरेशन ऑफ वाटर ऑन। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर। सबसे पहली चीज क्या है, ये एक हमारे पास लोएस्ट टेम्परेचर होता है। लोएस्ट टेम्परेचर होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी रीच्ड अंडर करंट एम्बिएंट कंडीशन। मतलब कुछ कंडीशंस के अंडर बाय द एवापोरेशन ऑफ वाटर ओनली। ठीक है, एवापोरेशन ऑफ वाटर होता है और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। जैसे कि ये हमारे पास दिया गया है वेट बल्ब, ये वाटर है, ये एवेपोरेट हो रहा है और यहाँ पर लोएस्ट टेम्परेचर जो यहाँ पर देखा जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर विथ इट्स बल्ब कवर्ड इन अ वेट विक। इसका जो बल्ब होता है वो वेट विक से कवर्ड होता है। ये हमारे पास वेट विक है, इससे कवर्ड होता है। यूजुअली मेड ऑफ कॉटन और अनदर पोरस दैट इज कंटिन्यूअसली मॉइस्चर्ड विद अ डिस्टिल्ड वाटर। द थर्मोमीटर इज एक्सपोज्ड टू द एयर allowing the water on the wick to the evaporate and cool the thermometer bulb। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आता है हमारे पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या चीज है, सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज अ क्रिटिकल मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। अब जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है ये क्या है, हमारे पास एक क्रिटिकल मेजर होता है, किसका, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज अ क्रिटिकल मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। इट रिप्रेजेंट द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड। ये हमको क्या बताता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर जो हमारी एयर होती है वो सैचुरेटेड हो जाती है विद द मॉइस्चर। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है। ठीक है, याद रखना है, जब हमारा जो एयर है टेम्परेचर व्हेन एयर बिकम्स सैचुरेटेड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू फॉग एंड क्लाउड्स, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है ड्यू फॉग क्लाउड्स कैसे बनते हैं, हमारे पास हमारे एयर में एटमॉस्फेरिक में क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या हो, वाटर वेपर हो। इसी तरीके से डिनोटेड बाय टीडीपी होता है। ये हमारा टीडीपी दिया हुआ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ दिया हुआ है एस के साथ में। ठीक है, ये रहा इसका ग्राफ इस तरीके से। तो ये ग्राफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कुछ समझाने की नीड है नहीं। अगर आपसे पूछा जाए तो ये ग्राफ आप लोग बना के सिंपली आइएगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग की। अब आपके पास कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे होंगे यहाँ पर, ये आपका जो है ये खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकंड। यहाँ पर विंडो टाइप एयर कंडीशनर। ठीक है, हम लोग अब कहां पर पहुंच चुके हैं, विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अब विंडो एयर कंडीशनर ऑफन एब्रिविएटेड एज विंडो एसी, ठीक है, इज अ कॉम्पैक्ट सेल्फ कंटेन्ड एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिजाइन टू कूल अ सिंगल रूम और अ स्मॉल एरिया। देखो विंडो एयर कंडीशनिंग क्या होती है, विंडो एयर कंडीशनिंग ये क्या है, एक कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है
जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं जो एक रूम को ठंडा करने के लिए यूज होता है। विंडो एसी यूनिट्स आर डिजाइन टू फिट इनटू द स्टैंडर्ड विंडो। एक विंडो में, जैसे हमारे पास कोई रूम में छोटी सी विंडो होती है, वहां पर हम लोग विंडो एसी को फिट करते हैं, ठीक है। द टिपिकली कम विद द एडजस्टेबल साइड पैनल्स और कर्टेन्स टू सील ऑफ द विंडो ओपनिंग एंड प्रिवेंट हॉट एयर फ्रॉम एंटरिंग द रूम। हम लोगों को जो अपना रूम होता है वो कंप्लीटली सील पैक रखना होता है ताकि वहां पर बिल्कुल भी जो है हीट ना आ पाए। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इज माउंटेड ऑन विंडोज और वॉल्स। ये यहाँ पर इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है, हम लोग कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी कुछ हद तक क्या है, कंप्लीटली सेम है, किसकी तरह, रेफ्रिजरेशन की तरह। बस आप देखिए इसमें भी हमारे पास एक रेफ्रिजरेंट भरा जाता है या कूलेंट भरा जाता है, गैस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले कंप्रेसर से चीजें होती है। मान लीजिए कंप्रेसर है, कंप्रेसर हमारे पास क्या कर रहा था, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, हॉट रेफ्रिजरेंट जाता है किसके पास, कंडेंसर के पास। जो कंडेंसर होता है वो यहाँ पर क्या करता है, रिलीज करता है हीट को, वार्म एयर टू आउटसाइड, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। क्या करता है, एयर को, सॉरी, हीट को क्या करता है, बाहर रिलीज करता है। इसके अंदर ये काफी सारे ट्यूब्स लगे हुए हैं, यहाँ से हमारा जो गैसियस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। अब जो वार्म होता है रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर जो वार्म का मतलब क्या है, जो गर्म रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ एक्सपेंशन वॉल्व में जाता है। जब एक्सपेंशन वॉल्व में जाता है तो वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है। फिर वो ठंडा होकर कहाँ पे जाता है, अपने एवोपरेटर में जाता है। अब देखा होगा आप लोगों ने कहाँ पर, जब आपने अपने एसी के जो बाहर हमारा एक पोर्ट लगा होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बाहर लगा होता है हमारे पास, सॉरी कंप्रेसर बोलते हैं, तो जो वो लगा होता है पूरा बॉक्स रहता है, उसमें एक पाइप लगा होता है जहां से पानी बाहर निकलता है। तो वो क्या होता है, कहाँ से कनेक्ट होता है, एवोपरेटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो एवोपरेटर क्या करता है, सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो क्या करता है, वहां पर इसी तरीके से जो हमारा लिक्विड होता है वो क्या करता है, रिलीज कर देता है, ठीक है, पानी के थ्रू वाटर में कन्वर्ट करके उसको रिलीज कर देता है। कूल एयर टू इनसाइड, यहाँ पर यही जो है ये हमारे कूल एयर को बाहर मूव कर देता है इस तरीके से, और जो लिक्विड है वो कंडेंसेशन करके ड्रेन आउट कर देता है बाहर, ठीक है। तो यही चीज आप लोगों को पता है। जो हमारे पास मेन सोर्स यहाँ पर मिलता है कूलिंग का, वो कहाँ से मिलता है, एवोपरेटर के थ्रू मिलता है। क्योंकि एवोपरेटर का काम क्या होता है, हमारे पास हीट को यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से हीट ट्रांसफर भी होता है यहाँ पर एवोपरेटर में। तो यहाँ पर कूलिंग रेफ्रिजरेंट गया, ये क्या करेगा, इसके एवोपरेटर का काम क्या होगा, जो भी हमारा सिस्टम है वो एक तरीके से सारे के सारे एयर को क्या, रेफ्रिजरेंट से क्या करेगा, एयर को लेगा और उसमें से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो कूल एयर यहाँ पर इनसाइड जाएगी, तो यहाँ पर इनसाइड जाएगी। फिर यहाँ पर फैन लगा होता है अंदर, तो फैन के थ्रू हमारे पास एक ऊपर फैन लगा होता है, उसके थ्रू हमारे पास जो एयर है वो पूरे रूम में सर्कुलेट करती है और हमारे पास एक हम लोगों को वर्किंग एयर कंडीशनिंग रूम मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कूलिंग कॉइल्स की। दीज आर लोकेटेड इनसाइड द यूनिट एंड कंटेन अ रेफ्रिजरेंट दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द इंडोर एयर। इसका मतलब है ये कूलिंग कॉइल्स यहाँ पर कुछ लगी होती है, उनके अंदर हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो फिल होता है, जो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। कंप्रेसर का काम क्या होता है, हमने देखा ही था, कंप्रेसर कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट रेजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। कंडेंसर कॉइल भी होती है उसके अंदर, इसको आप लोगों को जाने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। एवोपरेटर कॉइल्स क्या है, या एवोपरेटर, द कूल्ड रेफ्रिजरेंट देन फ्लोज बैक इनसाइड द यूनिट, द कूल्ड रेफ्रिजरेंट देन फ्लोज बैक इनसाइड द यूनिट। जो कूल रेफ्रिजरेंट होता है वो यूनिट में जाता है, एवोपरेशन यूनिट में। एवोपरेटर कॉइल वेयर इट एक्सपेंड एंड एवोपरेट्स इनटू अ गैस, जो लिक्विड है वो जाता है यहाँ पर किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द इंडोर एयर इन द प्रोसेस, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को उससे और उसको किस में कन्वर्ट करता है, फिर से गैस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ठंडा हमारे पास होगा, लिक्विड हमारे पास गैस में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर हमारे पास, मतलब हीट कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब होगी। फैन लगे होते हैं, फैन इनसाइड द यूनिट ब्लोज इंडोर एयर ओवर द एवोपरेटर कॉइल्स कूलिंग इट एंड देन ब्लोज द कूल्ड एयर बैक इनटू द रूम। सिंपल सा फंडा है। वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग। अब हम लोगों ने आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया, ये कंस्ट्रक्शन था। अब बात करते हैं अपने वर्किंग की और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये यूनिट हो जाएगा ओवर। इसके बाद आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे पास यूनिट है, देखिए यहाँ पर किसका किसका है, द फूड कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेशन इन 4 डिग्री सेल्सियस बाय रिमूविंग दिस। उसके बाद फाइंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं और कोई दिक्कत है नहीं। तो वर्किंग का पहला पॉइंट क्या है, द कॉइल एंड पाइप्स इन एन एयर कंडीशनिंग यूनिट कंटेन रेफ्रिजरेंट गैस। यहाँ पर जो भी कॉइल्स होती है वहां पर रेफ्रिजरेंट गैस फिल होता है। द रेफ्रिजरेंट गैस एंटर द कंप्रेसर, कंप्रेसर के पास जाता है, वार्म लो प्रेशर गैस एंड लेवल इट हॉट एंड हाई प्रेशर। मैंने आप लोगों को बताया ये जो कंप्रेसर होता है हमारे पास,
वो क्या करता है हमारे पास, इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हमारे पास टेम्परेचर को और प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिर क्या आएगा हमारे पास, इन दी कंडेंसर कॉइल हॉट कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट गैस लॉसेस। अब कंडेंसर के पास गया वो चीज, तो कंडेंसर कॉइल में क्या होता है, हॉट कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट गैस लॉसेस हीट लॉस होता है यहाँ पर, बिकम्स लिक्विड वाइल इट इज स्टिल वार्म। यहाँ पर क्या हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, वार्म लिक्विड रेफ्रिजरेंट पासेस थ्रू दी टिनी ओपनिंग ऑफ एक्सपेंशन वाल्व एंड पार्टली टर्न टू अ गैस एट लो टेम्परेचर। वहां पर गैस में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं एवापोरेटर में होता है। in the cooling coils the refrigerant take up heat from the indoor air and leave the coils as warm low pressure gas. In cooling coils the refrigerant take up heat from the indoor air, heat लेता है and leaves the coils as warm low pressure gas. उसके बाद क्या है, the indoor air gives up heat to the refrigerant. अब ये क्या बोल रहा है, the indoor air gives up heat to the refrigerant. ये क्या करता है, द इंडोर एयर जो होती है गिव्स अप हीट टू द रेफ्रिजरेंट इन द कूलिंग कॉइल्स एंड आल्सो लॉसेस मॉइस्चर एज इट इज चिल्ड। और क्या करता है, जो मॉइस्चर होता है वो भी हमारा कम हो जाता है। मॉइस्चर कंडेंसेस ऑन द कॉइल्स एंड ट्रिकल्स डाउन टू आउटसाइड ड्रेन होल्स, कूलर एयर इज ब्लोन बैक इनटू द रूम। और जो कूल एयर है वो रूम के अंदर आ जाती है। अब हमारे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है जहां पर बोला है हम लोग हीट पंप हैज अ COP ऑफ हीट पंप हमारे पास दिया गया 1.7। डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम दिस हीट पंप व्हेन 50 किलो जूल ऑफ वर्क इज सप्लाइड। यहाँ पर वर्क हमारे पास कितना दिया गया है, 50 किलो जूल, और यहाँ पर COP दिया गया है 1.7। तो ये क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम दिस हीट पंप। ठीक है, यहाँ पर इसको कितनी हीट दी गई और इससे, मतलब हम लोग कह सकते हैं हम लोगों को QL निकालना है और QH निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को वर्क दिया गया है और COP दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, जो हमारा COP होता है ऑफ HP, उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, QH अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1.7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, ये किलो जूल में है। ठीक है, तो यहां से QH निकलेगा। ठीक है, QH निकलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 7 जा 30 5 3 5 जा 5 3 8, ये आ गया। यहाँ पर जीरो तो आएगा ही, और एक के बाद पॉइंट, तो ये आ गया हमारे पास 85। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, QH की। तो ये हमारे पास QH निकल आया। अब QL कैसे निकलेगा, जो QL है वो कैसे निकलेगा, जो QL है वो कैसे निकलेगा, हम लोगों ने पढ़ा था जो वर्क डन होता है वो QH माइनस QL होता है। तो हमारे पास जो QL निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, QH माइनस W। तो हम लोग कह सकते हैं 85 माइनस 50, तो यहां से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये 35। तो यही था हमारे पास ये न्यूमेरिकल। इस तरीके से हमारे पास एक फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर मेंटेन एट 4 डिग्री सेल्सियस। द फूड कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन एट अ 4 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक चीज नहीं बताई थी, इन सारी चीजों को, एक सेकंड यार थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा चेक कर लेता हूँ। वेट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला था, फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग कह सकते हैं टी लोअर जो हमारा दिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस, रिमूविंग हीट फ्रॉम इट एट अ रेट ऑफ 360 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, तो जो रीड यहाँ से हीट निकाली जा रही है वो 360 किलो जूल पर मिनट से। इफ द रिक्वायर्ड पावर इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर इट, ये हमारे पास 2 किलो। डिटरमाइन ए COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यहां पर हम लोगों को COP निकालना है। बी द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन फ्रॉम द रूम, मतलब QH निकालना है। P दिया गया हम लोगों को, एक तरीके से कह सकते हैं वर्क दिया गया है, पावर दिया गया है, या कह सकते हैं वर्क दिया गया है 2 किलो वॉट।
पावर हम लोगों को वॉट में दी गई थी, एक सेकंड, यहाँ पर पावर हम लोगों को 2 किलो वॉट दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पर टीएल दिया गया था, हम लोगों को सीओपी निकालना था, ठीक है। जो पावर दिया गया इसको हम लोग, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना वर्क वर्क निकाल सकते हैं। टीएल दिया हुआ है। अब एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो सीओपी होता है उसको हम लोग हीट के फॉर्म में, देखिए फॉर्मूला बता देना, आप कर लेंगे। सीओपी ऑफ जो क्या है, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं हम लोग, एक सेकंड, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, क्यू एल अपॉन क्या होता है, क्यू एच माइनस क्यू एल, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था रेफ्रिजरेंट के केस में। लेकिन इसी को हम लोग किसके टर्म्स में भी बात कर बता सकते हैं, टेम्परेचर की भी। तो हम लोग कह सकते हैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होता है हमारे पास, टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल। ये हमारे पास ये भी निकल के आता, तो यहाँ से टी लोअर दिया गया है, सीओपी दिया गया है, तो टी एच निकल आएगा हमारे पास यहाँ से, क्या हायर टेम्परेचर यहाँ पर निकल आएगा। जब हायर टेम्परेचर यहाँ से निकल आएगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सॉरी सीओपी तो अभी हम लोगों को मालूम ही नहीं है, तो वर्क मालूम है हम लोगों को यहाँ पर, और टी एल मालूम है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इन सारे फॉर्मूले को यूज करके अपना जो रिक्वायर्ड क्या है सीओपी है उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर पावर दिया गया, पावर मतलब वर्क दिया गया है, ठीक है, और टीएल दिया गया है यहाँ पर। तो टीएल को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, वर्क हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अपने इस वाली जगह पे, और यहाँ पर यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, अपना टीएल निकाल लेंगे, सॉरी सीओपी निकाल लेंगे। उसके बाद हीट रिजेक्शन भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। तो ये था न्यूमेरिकल। इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेफ्रिजरेशन इन विच किलो जूल पर आवर विच है रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी दिस। यहाँ पर कुछ कन्वर्सन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने में से ट्राई करिएगा। मैंने आप लोगों को फॉर्मूले दे दिए हैं, ये न्यूमेरिकल्स थे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अब मैं आप लोगों को या तो सॉल्यूशन दे दूंगा, अगर मेरा मन किया तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूंगा, वरना आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आप लोग इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा खुद से ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कोई चीज़ सीखने को मिली है। क्योंकि इससे सिंपल से आते हैं यही सारे न्यूमेरिकल। इससे सिंपल कुछ होगा नहीं। ठीक है। सो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट की। तो यही था यूनिट, मैंने देखिए काफी शॉर्ट में पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन कंटेंट काफी सारा देने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो काफी क्रिस्प थी। अगर मैं आप लोगों को कहानी बताने बैठूंगा या कहानी लिखने बैठूंगा तो ना आपको मजा आएगी पढ़ने में, ना मुझे पढ़ाने में। तो इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट टू पॉइंट ही बात की है, इतना आप लोग पढ़ के जाइए एग्जाम में, जो भी डायग्राम मैंने बताया उतना पढ़ के जाइए, सारी चीज आप लोगों की बढ़िया से हो जाएगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर जो नोट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो नोट्स हैं वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं नोट्स, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में तो है ही हैं, और आप लोग यहाँ पर हमारे टेलीग्राम पे भी आइए, जहां पर आप लोगों को सारे नोट्स जो हैं वो एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।